आदाब। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आज बात करेंगे एक बार फिर अमेरिका से 54 भारतीयों का डिपोर्टेशन, डोंकी रूट का इस्तेमाल और कानूनी चैलेंजेस पर। तो नाज़रीन, एक बार फिर अमेरिका ने तकरीबन 54 भारतीयों, जिनमें से ज़्यादातर हरियाणा के थे, वापस भेजा है। ये नौजवान गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जाने की कोशिश में थे, जिन्होंने डंकी रूट कहलाने वाले गैर कानूनी रास्ते इस्तेमाल किए। इन अफराद को दिल्ली पहुंचाया गया, फिर हरियाणा उनके ख़ानदानों के हवाले किया गया। पुलिस ने तस्दीक की कि इन नौजवानों ने अमेरिका जाने के लिए उस राह का इंतखाब किया था जिसमें बहुत से ममालिक के रास्ते तय किए जाते हैं, और ये रास्ता डंकी रूट के नाम से मशहूर है। मिसाल के तौर पर एक वाक़े में हरियाणा के एक नौजवान ने बताया कि उसने तकरीबन 11 ममालिक से गुजरते हुए ये सफ़र किया। इस दौरान जंगलात, दरिया, ख़तरनाक रास्तों का सामना किया। पुलिस के मुताबिक उसकी उम्र, अक्सर ज़्यादातर लोगों की जो उम्र है वो 25 से 40 साल के दरमियान है। तो ये वाक़या कई अहम सवालात उठाता है। नौजवान इस तरह के गैर कानूनी रास्तों को क्यों अपनाते हैं? इसके पीछे माली दबाव, बेरोज़गारी, बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद और अगवा या फ्रॉड की दास्तान कार फरमा है। जैसे एक केस में नौजवान ने 35 लाख रुपए दिए थे। तो बहरहाल अमेरिका की जानिब से गैर कानूनी दाखिले पर सख्त कार्रवाई जारी है और डंकी रूट इस्तेमाल करने वालों की गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन में वाज़ेह इजाफा देखा गया। इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ख़ास मेहमान डॉक्टर राजन कुचर साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इशूज़ के। साथ ही दूसरे खास मेहमान नूरुल कमरन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप भी इस मामलों पर नज़र रखते हैं। अब दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत है। डॉक्टर राजन, जिस तरह से एक बार फिर हमने देखा कि 54 भारतीयों का डिपोर्टेशन, जिनका ताल्लुक हरियाणा से है, खासकर हम देखें पंजाब, हरियाणा, इस तरह के रियासतों में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जा रही, तो डंकी रूट का इस्तेमाल हो रहा है। मुख्य कारण आपको क्या दिखते हैं सर? धन्यवाद जिलानी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है और हमने कुछ महीने पहले भी देखा था जिस तरीके से ट्रंप ने इनको डिपोर्ट किया था हथकड़ियां डाल के, और वो एक बहुत ही खराब मंजर था एक देश को देखने के लिए कि एक देश के नागरिकों को इस तरीके से आप डिपोर्ट कर रहे हैं। उनको एक फ्लाइट में डाल के वापस भी भेज दिया जा सकता था जी। बट जिस तरीके से उनको वो हथकड़ियों में डाल के उसको भेजा, जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो, हार्डन्ड खूनी टाइप के लोगों पर, वो नहीं इस टाइप के हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि ये जो डंकी, ये एक पंजाबी का वर्ड है जी, जिसका मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह तक आप जब जाते हैं तो उनको डंकी बोलते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो शायद हम लोग समझ नहीं रहे हमारे देश में, कि ये जो जिस तरीके से ये जो एजेंट्स जो यहाँ काम कर रहे हैं, या ट्रैफिकर्स मैं बोलूंगा इनको, जी, जो इनको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको वीजा भी दिला देंगे, डॉक्यूमेंट्स भी दिला देंगे। देखिए इनकी मजबूरी क्या है इन लोगों की। जी। पहली इनकी मजबूरी है कि इनके रिश्तेदार वहां रहते हैं, और और इनको ये लगता है कि वो एक हमारा दूसरा घर बनेगा और हम वहां जाएंगे। और जिस तरीके की जो पिक्चर पेंट की जाती है या उनको बताया जाता है उनके रिश्तेदारों से कि यहाँ पे पैसा बहुत है कमाने के लिए, और यहाँ पे रहने के लिए भी अच्छी सुविधाएं हैं, आपको घर मिलता है, एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जी। तो ये एक ल्योर बन जाता है इन लोगों के लिए। और हाँ क्योंकि मैं पंजाब से हूं तो मैं जानता हूं कि जी जी, पंजाब में आप बेहतर बता सकते हैं, हरेक बिल्कुल। हरेक जी। गांव, हरेक घर में से एक बंदा कनाडा में आपको मिलेगा। हाँ और जब और ये मूवीज भी बनती हैं, जो पंजाबी मूवीज भी अगर आपने देखी तो उसमें भी जी। काफी कनाडा के ऊपर ये मूवीज बनती हैं, बिकॉज वो काफी लोकप्रिय रहती है पंजाब में। काफी चमक धमक तो दिखाई जाती है वहां की। हाँ हाँ, जी। तो ये रूट क्या इस्तेमाल करते हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है। हम्म। अब इनको डायरेक्टली तो भेजते नहीं अमेरिका, लाजमी बात है। ये किसी लैटिन अमेरिकन कंट्री में, या कोई कैरेबियन कंट्री में, इक्वाडोर जैसे, गयाना जैसे
कोई अफ्रीकन कंट्री में इनको एक्चुअली भेजा जाता है पहले। जी जी फिर वहां से काफी जरियों से, या तो नदी के थ्रू या रोड के थ्रू, जी बस के थ्रू, इस टाइप का, अ, ये इनको सेंट्रल अमेरिका या मेक्सिको में भेजा जाता है, बिकॉज वहां पे इसको आसानी होती है, मेक्सिको तक इनको पहुंचने में ज्यादा इनको प्रॉब्लम आती नहीं। हम्म फिर मेक्सिको बॉर्डर से ये लोग अमेरिका के अंदर घुसते हैं, तो वहां पे आप जानते हैं कि अभी पाबंदी काफी स्ट्रिक्ट हो गया। पहले मेक्सिको और अमेरिका का बॉर्डर भी आप समझ सकते हैं एक ओपन टाइप बॉर्डर था, जी जी और कोई भी लोग अंदर जा सकते, तो इतनी स्क्रूटनी नहीं थी उस बॉर्डर पे। हम्म पर अभी हम इसको देखते हैं कि ये अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, अब आप देखो इतना कितना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, 30 लाख 40 लाख, हाँ हाँ और वो अपना पैसा लगाने के लिए वो अ, अपना रिस्क उठा रहे हम्म हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे और ज्यादा उनको हासिल हो जाएगा। हाँ और मैं देखिए, हम ये चीज को बंद करना पड़ेगा, और बिल्कुल। ये एक तो पैसा भारत भी से ही ज्यादा बंद लगा हो रहे हैं और सकता रिस्क भी बड़ा ले रहे हैं, दो नुकसान है। एक साथ हुए इनके। जी हाँ, तो बिल्कुल। यही से बंद करने की जरूरत है। और जो आई थिंक ये, ना तो पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे रही है, हम्म ना तो हरियाणा की गवर्नमेंट, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट, हम्म और साउथ से भी लोग जा रहे हैं, उनकी भी गवर्नमेंट इन पे तवज्जो नहीं दे रही है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये एक लार्जर इशू बनते जा रहा है, बिकॉज इसमें एक देश की एक इमेज आ जाती है, हम्म एक प्रतिष्ठा आ जाती है देश की। जी और जब बिल्कुल। हम ऐसे सही ऐसे कह रहे हैं आप। विजुअल्स सही कह रहे हैं। देखते हैं पूरे कि स्टेट को हमारे, मिलकर भारत सरकार के साथ इस मसले को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए इस वक्त। नूरुल कमरन साहब, जिस तरह से ये मामला आप देख रहे हैं, कई बार इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, एक बार फिर देखने को मिल रहा है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ट्रंप के दौर में कम से कम ये चीज़ें हमको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा मसला है इस वक्त ट्रंप के साथ। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि क्या नौजवानों का जो डंके रुट जैसे गैर कानूनी रास्तों को इख्तियार करना, क्या सिर्फ माली परेशानियों का नतीजा है, लालच है, चमक धमक है, या इसमें दीगर सोशल फैक्टर्स भी हैं जिसके कारण ये चीज़ें इतना बड़ा रिस्क लेते हैं नौजवान? जो कुछ आपने फरमाया, इन सब कारणों का एक मरकब है ये। जी सोशल कंपल्शंस भी हैं, चमक दमक भी है, बेरोजगारी भी है। हम्म तो इन सब का ये मिक्सचर है विच फाइनली ल्योर्स द यूथ टू मूव आउट। हम्म इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ऐसे एजेंट्स की कंसंट्रेशन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में थोड़ा बहुत, और यूपी के कुछ इलाकों तक ही ज्यादा तक उनकी कंसंट्रेशन है। पंजाब की हिस्ट्री ये है कि आप देख लीजिए, इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे कि पंजाब से एक अच्छी खासी तादाद लोगों की कयाम पजीर है वहाँ। दे हैव अचीव्ड परमानेंट रेजिडेंसी इवन इन न्यूजीलैंड। जी तो जी इससे क्या हो गया है कि पंजाब की जो सोसाइटी है, इसमें बहुत बड़ा चढ़ाकर लोग दिखाते हैं अपनी शान शौकत या दौलत। हम्म तो उससे बाकी जो लोग फेलो पीपल इन दोज लोकेलिटीज हैं, वो भी ल्योर हो जाते हैं। हम्म लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी गफलत है, वो है फ्रॉम द सिक्योरिटी एजेंसीज एंड फ्रॉम द एनफोर्सिंग एजेंसीज। जी अगर आप देखेंगे जी कि जब पहला काफिला आया, जिनको बेड़ियां लगी हुई थी, हथकड़ियां लगी हुई थी, उस वक्त एक बहुत अप्रोर हुआ था सारे मुल्क में। हम्म और उसके बाद एनआईए और ईडी और दूसरी एजेंसियों ने बोला था कि हम एक जबरदस्त क्रैकडाउन करने वाले हैं ऑन बिल्कुल। ऑल दोज एजेंट्स हम्म हु आर सेंडिंग दीज पीपल आउट। उनमें से कुछ लोग तो बेचारे रशियन आर्मी में चले गए थे और वहां वो फंस गए थे, कुछ यूक्रेन की आर्मी में फंस जी गए थे, जी वो वहां से अपीलें कर रहे थे कि हमको वापस ले आए। ऑल्दो मोस्ट ऑफ देम हैव बीन ब्रॉट बैक, लेकिन अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं वहां। हम्म तो इस सारी सूरत हाल का जो हल है वो ये है कि यहाँ जो भी एजेंट्स हैं, हम्म हु आर सेंडिंग देम आउट। हम्म मैं देख रहा था जो भी अखबारी रिपोर्ट्स आई हैं कि अभी तक पुलिस ने कहा है, हरियाणा की पुलिस ने और पंजाब की पुलिस ने ये कहा है कि हमारे पास कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं आई है टू बुक एनीबॉडी और टू प्रोब एनीबॉडी। तो हम्म इसमें सो मोटो एक्शन होनी चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दे शुड क्रैक डाउन हेविली
बिल्कुल। on these agents and on these agencies, so that कि लोगों को ऐसा कोई कनेक्टिंग इन्फ्लुएंस ही ना मिले अपनी लोकेलिटी में कि आप ऐसा कर दीजिए। हाँ। इसमें आप देख लीजिए हार्ट रेंडिंग स्टोरीज हैं फ्रॉम दोज हु हैव बीन डिपोर्टेड। हम्म। अब वो कह रहे हैं कि किसी ने 40 लाख 2 बीघा जमीन बेच कर लाया है, उसके हम्म। बाद एजेंट ने और 17 लाख रुपए लिए, उसमें से कुछ इंटरेस्ट पे पैसे हैं, कुछ हाँ। उसने लोगों से लिए हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इससे न सिर्फ उनके कर्जे बढ़ गए हैं, बल्कि ये एक ऐसी चुनौती है फॉर ऑल द गवर्नमेंट्स अपार्ट फ्रॉम एनी। देखिए बिल्कुल। ये आप छोड़ दीजिए कि हु इज रूलिंग विच स्टेट, हम्म। इसमें हुकूमतों को अपनी सतह पर जबरदस्त क्रैकडाउन करना चाहिए ऑन ऑन दीज एजेंट्स, हम्म। और इनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि और यूथ ऐसे अपने घरों को फूंक कर बाहर न जाएं इन रूटों से जो इलीगल हैं। जी। No doubt everybody has the capacity to dream in life and go beyond his country and to earn much or to excel in any field. हम्म। लेकिन उनको एक बाज़ाब्ता रूट्स अवेलेबल है, एग्जाम्स पास करने हैं या लीगल माइग्रेशन है, इलीगली वो न जाएं, ये डोंकी रूट वो ना बिल्कुल। इस्तेमाल करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैंने आज मनोहर लाल खट्टर साहब का एक बयान सुना। उन्होंने कहा कि एक बार उन्होंने दुबई गए थे, उसका जिक्र उन्होंने किया कि सरकार टू सरकार यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट होगा, लोग लीगल तरीके से आएंगे। एक दुबई का हवाला दिया था उन्होंने। लेकिन क्या हुकूमत को इस तरह के गैर कानूनी एजेंट्स के खिलाफ स्पेशली सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इसके जो बजाय इसके मसले के जो बेसिक कॉजेस है उस पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए जिलानी साहब, ये जो बेसिक कॉजेज हैं इनको तो आप दूर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर एक देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो एक बहुत डीप रूटेड फिनोमेना है। उसको आप 1 2 10 दिन में नहीं खत्म कर पाएंगे, उसको काफी टाइम लगेगा। और हम बोलते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं कि इसको एम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ रही है, पर अभी जिस हिसाब से ऑटोमेशन आ रहा है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आ रही है, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी कम होती जा रही है। बिकॉज अगर आप एक कंपनीज में भी चले जाइए तो एक मिनिमम वर्कफोर्स के साथ आजकल कंपनीज ऑपरेट कर रही है, बिकॉज टेक्नोलॉजी है और वर्क फ्रॉम होम भी होता है, बहुत सारी चीजें शुरू हो सही गई। कह रहे हैं आप। अब जो प्रॉब्लम यहाँ पे है वो एनफोर्समेंट में है। देखिए, ये जो सोशल मुद्दे हैं, एम्प्लॉयमेंट, ये जो आपके जो चीजें हैं जी, वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे जाएगा, शॉर्ट टर्म पे नहीं जाएगा। शॉर्ट टर्म में अगर आपने सॉल्यूशंस इसके निकालने हैं तो आपको अपनी लॉ इन्फोर्समेंट को और मजबूत करना पड़ेगा। और मेरा तो एक रिकमेंडेशन है आपके प्रोग्राम पे जी, एक स्पेशल इंटर एजेंसी टास्क फोर्स आपको बनानी पड़ेगी। और आपको इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, NIA, CBI, BSF, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इनको आपको इंटीग्रेट, आपकी स्टेट पुलिस जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और आपको मैप करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से एजेंट्स हैं। देखिए, ज्यादातर ये एजेंट जो होते हैं जी, ये आपके अनरजिस्टर्ड एजेंट्स होते हैं। ये कहीं पर भी इनका आपको रिकॉर्ड नहीं मिलता। अगर आप इनको ट्रेस भी करेंगे तो गायब हो जाते हैं, बिकॉज वो अपनी दुकान 1 महीने के लिए खोलते हैं एक जगह में, और जो गांव में स्पेशली, और इन लोगों को ल्योर करते हैं और बाद में अपनी दुकान बंद करके रफा चक्कर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि आपको जो ऐसे एरियाज को मैप करना पड़ेगा। और दूसरा, आपको अब आप जानते हैं कि कौन से कंट्रीज में ये लोग जाते हैं, मींस। लेकिन राजन साहब, एक चीज ये है, जाने वाला खुद ये सोच कर जा रहा है कि मैं इलीगल जा रहा हूं और बाद में लीगल हो जाऊंगा। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, वहां पहले उनके रिश्तेदार रहते हैं, उनको एक इस तरह की पिक्चर दिखाई जाती है। शायद इसी कारण वो इलीगल से लीगल होने की कोशिश करते हैं, रिस्क लेते हुए। ये कैसे, इस पर कैसे रोक लगाई जाए? देखिए, पहले तो जैसे अगर आप ये जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं जो इनको इलीगल तरीके से आगे एक्चुअली भेज रहे हैं, तो आपको जो इनके ऊपर एनफोर्समेंट करनी पड़ेगी कि अगर आप एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस अगर इख्तियार करें और आपके पास ऐसी एजेंसीज हैं जो इनको लीगली भेजें, तो फिर ये नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल। और दूसरा,
और दूसरा एक चीज और आपको देखना है, जी। ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता है कि ये क्या रूट लेते हैं। अब ये हाँ। जानते हैं कि इक्वाडोर में जाएंगे, ग्वाटेमाला में जाएंगे, इस तरीके का रूट लेके ये अमेरिका पहुंचते हैं। वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है कि कहाँ से ये रूट आपका निकलने वाला है। तो हम्म। इसीलिए जो लोग इस कंट्रीज के लिए वीजा के लिए अप्लाई करते हैं या वो इस रूट से जाने की कोशिश करते हैं, आई थिंक उनकी एक प्रोफाइलिंग करने की बहुत जरूरत है। जी। और उसके लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आपके एल्गोरिथम्स का इस तरह, बिकॉज हमारे पास भी टेक्नोलॉजी आज है, बिल्कुल। हम उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं ऐसे हाँ हाँ लोगों की मैपिंग करने के लिए भाई, जिनके चांसेस हैं कि वो लोग शायद वापस ना आए, हाँ। उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनके घर में कौन लोग हैं, तो इस तरीके का। बिकॉज अगर आप देखें, जी। इस यूके का जो स्कॉटलैंड यार्ड है, जी। उसके पास इस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, वो इस तरीके की मैपिंग अपनी करते हैं अपने लोगों की। और इसीलिए आई थिंक हमारी जो पुलिसिंग है उसको भी एक टेक्नोलॉजी, क्योंकि 10 से 12 रूट्स ही हैं इनके पास जी। जी। जहां से ये जाते हैं। अगर आप ये पूरे केसेस की अगर आप एक केस स्टडी करें, जी। और इसको मेरे अनुसार पिछले 2 साल में 1 लाख ऐसे केसेस हुए हैं। जी। अगर आप उसका 10% भी अगर उसका केस स्टडी लें और अगर आप उसको एनालाइज करें, एक रिसर्च टीम को लगाना चाहिए इनके पीछे। जी। और हमारे जो इतने कॉलेज के बच्चे हैं उनको बोलिए कि आप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनकी रिसर्च करें, जी। और एक रिसर्च फाइंडिंग हमको सामने आ जाएगी, एक हमारे पास कंक्रीट प्लान ऑफ एक्शन आ जाएगा कि ये 10-12 ऐसी कंट्रीज हैं जिसके थ्रू ये जाते हैं। हाँ। और अगर आप उनकी मैपिंग करें, देखिए एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट आपको करनी पड़ेगी, ऐसे बैठे बैठे करके नहीं इसको होगा। सोच के कि भाई जॉब बिल्कुल। ज्यादा क्रिएट करो, फलाना क्रिएट करो, वो एक लॉन्ग टर्म है। जी बिल्कुल। जो अभी हमको ये सारे रूट्स को रोकना है, यहाँ से और सारे एक कदम उठाने शुरू कर देने चाहिए। बिल्कुल। और तब तक लास्ट नहीं पॉइंट होगा मेरा ये। ये है कि एक इंफॉर्मेशन कैंपेन आपको निकालना पड़ेगा। हम्म। आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, गांव गांव में जाके लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि इस स्टाइल के यू नो फ्लाई बाय वायर ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, जी। और आपको झांसा आपको दिया जाएगा, आपसे पैसे लिए जाएंगे, बिल्कुल। और बाद में आपको एक वैलिड आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और आप जिम्मेवार होंगे अपने आप जो इस बिल्कुल। इस तरीके तरह की से डिपोर्ट होंगे डिपोर्टेशन के। आखिर में। सारे हाँ, रिस्क तो भी होगा, पैसा भी बर्बाद होगा और डिपोर्ट भी होंगे। हाँ, तो कमर एक साहब। इंफॉर्मेशन कैंपेन जी। सोशल मीडिया के थ्रू, जी। और गांव गांव में जाके, और जहां से ये बच्चे आ रहे हैं, स्पेशली उन एरियाज को आपको टारगेट अपना करना पड़ेगा। और जैसे अभी हमने डिस्कस किया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो बिल्कुल। गया, हाँ, और उन स्टेट में ये जहां से ज्यादा ये केसेस हो रहे हैं वहां पर इस पर हाँ, फोकस करने की जरूरत है। कमर साहब, एक बिल्कुल चीज बिल्कुल। अहम ये है कि अमेरिका तो चलिए कर रहा है, उसका अपना कानून है, अपना देश है, लेकिन क्या अमेरिका की तरफ से इलीगल एंट्रीज पर सख्त कार्रवाई करने से मसला हल हो जाएगा, या फिर इसके नतीजे में जो ये नौजवान हैं इनकी मुश्किलात में इजाफा होगा? ये डोनाल्ड ट्रंप जब से आए जनवरी से सेकंड टर्म में, तो उन्होंने पहले ये कहा था कि ही वुड बी वेरी टफ अगेंस्ट द इलीगल इमिग्रेंट्स, वेदर दे आर फ्रॉम द इंडिया और फ्रॉम एनी अदर कंट्री। जी। तो उसमें जो उन्होंने हेवी क्रैकडाउन किया, तो उसमें ये जो डोंकी रोड से जो भी यहाँ से गए थे, उनमें से मैक्सिमम पे हाथ वो लगा सके, और इनको वहाँ लंबी ये जेल टर्म भी मिली है बहुत से लोगों को इनमें से। They have been in the jails for months, or they have been very ill treated, and the way they are being brought like the cargo. They are human beings and they are the citizens. They should not have been brought like this. मतलब ये एक disgraceful connotation है कंट्री के लिए। उनके इज्जत नफ्स पे एक कार्य ज़र्ब है the way they are being brought. मतलब after all, they are not murderers or they have not done any heinous crime. जी। They have taken a route to go to a country which is not legal. तो हैविंग सेड दैट, लेकिन जो हमको ग्राउंड पे करना चाहिए, देखिए पुलिस चौकी या पुलिस स्टेशन हर एक इलाके में है, वहाँ के एसएचओ को ये करना चाहिए कि उसको ये देखना चाहिए कि अगर कोई भी एजेंट है, whether registered or unregistered, should come to the police station and fill a form
दैट मैं इस इलाके में ऑपरेट कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो उससे क्या हो जाएगा कि एक आप मान लीजिए एक डाटा उनके पास जमा हो जाएगा ऑन द ग्राउंड, और कोई बिल्कुल। भी अगर कोई नया एजेंट आएगा ही विल हैव टू रजिस्टर हिमसेल्फ विद पुलिस एंड विद द सीआईडी। उसकी एकदम वेरिफिकेशन हो जाएगी ये कौन है। हम्म। और जो ये हरियाणा के सबसे ज्यादा अब आए हैं कुछ लोग, जी। ज्यादा करनाल के हैं और कैथाल के हैं और जी। कुछ सोनीपत वगैरह के हैं। हम्म। तो उसमें ये एक चीज कर सकते हैं कि इन केसों पे वो जा सकते हैं एजेंट्स के खिलाफ, इन लड़कों से बात करके हम्म। कि किसने लिया था। दे कैन गेट द क्लूज एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर देम। तो हाँ। उस सर्च से ये पता चलेगा कि ये रैकेट क्या है, हु हम्म। आर द पीपल, व्हाट आर द लिंकेजेस, सही कह वायर रहे दे हैं। आर ऑपरेटिंग, हाउ दे आर ऑपरेटिंग इन अदर स्टेट्स। तो हम्म। इससे एक डाटा और एक डेटरेंट बन जाएगा, जिससे आइंदा हमारे बच्चे जो हैं, जो नौजवान हैं, इवन इफ दे डोंट हैव द एम्प्लॉयमेंट, दे विल नॉट टेक सच रूट्स। जी। और जी। उनको मुतनबह करना है थ्रू द सोशल मीडिया कैंपेन कि देखो इसके कॉस्ट बहुत हेवी हैं और आपकी लाइफ तक चली जा सकती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। उनको जब ऐसा डेटरेंट सामने आ जाएगा और एजुकेशन मिल जाएगी, परहैप्स दिस फिनोमिनन विल डाई डाउन। जी। बिल्कुल, करनाल पुलिस का बयान भी आया कि हम इस सिलसिले में जो नौजवान आए हैं उनसे तहकीकात कर रहे हैं कि ये किस रूट से, कहाँ, कैसे, एजेंट्स के थ्रू और कौन कौन लगे। जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो और क्लियर होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि आप, जैसा कि आपने कहा, पंजाब से हैं और आप गहरी नज़र रखते हैं इन स्टेट्स को लेकर के, खासकर इस तरह के इंटरनेशनल इशूज़ को। लेकिन अहम मसला ये है, क्या इस मसले का हल सिर्फ हिंदुस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी है या फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर गौर फिक्र करना चाहिए, क्योंकि कई कंट्रीज से होते हुए लोग जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि आप अपने देश में क्या इमिग्रेशन को रोक पाए हैं? हम्म। आपके पास इतने रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशीज हैं आपके। जैसे हर एक देश अपना वेस्टेड इंटरेस्ट अपना सामने रखता है। जी। और पार्टीज को ये लगता है कि जितने लोग आ जाएंगे हमारा एक वोट बैंक बनते हैं, जी। और जो हम इनको इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, पैसा। हम्म। हर एक जगह हम इसको बोल रहे हैं कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि पुलिस को ये करना चाहिए। जी। देखिए, पुलिस की जानकारी में होगा ये, हाँ। एंड आई वोंट बी सरप्राइज, जी। बिकॉज हम इसको डिस्काउंट नहीं कर सकते। बिकॉज जहां पे अगर 35 लाख 40 लाख एक बंदा अपना देने के लिए तैयार है, तो कुछ हजार रुपए वो पुलिस वाले को भी दे सकता है। हाँ। और इस तरीके से अपना काम अपना करवा सकता है। तो जो हमारे देश में हम देख रहे हैं कि मनी फ्लो हो रहा है और पैसे से आपकी ये चीजें खरीदी जा रही, दूसरे देशों में भी यही हाल है। बिल्कुल। वहां पर भी जब ये लोग वहां आइडेंटिफाई होते हैं, उनको पैसे देके पुलिस वालों का उसको मुंह बंद कराया जाता है, और इसीलिए इनको एक, और ये नेटवर्क भी है, एक दूसरे से हाँ, जुड़े हुए हैं। और ये नेटवर्क बना हुआ है। देखिए, अगर ये आपको देखना पड़ेगा, दिस ऑपरेट्स लाइक अ माफिया। जैसे हम ड्रग्स की बात करते हैं ना, ड्रग्स स्मगलिंग्स हाँ। की बात करते हैं, ट्रैफिकिंग इज ऑल्सो अ माफिया। और वो इंटरकनेक्टेड है फ्रॉम वन कंट्री टू द सेकंड कंट्री टू द थर्ड कंट्री। जी। अब प्रॉब्लम ये आ गई, क्योंकि एंड रूट है अमेरिका, यूएसए इज द फाइनल डेस्टिनेशन जहां पे इनको जाना है। जी। अब फाइनल डेस्टिनेशन में ट्रंप ने डंडा घुमा रखा है। हाँ। और उसकी वजह से देखिए, ट्रंप के आने से पहले भी लोग पकड़े जाते थे, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, हमको ये तो कानून है उस डिस्काउंट देश नहीं का, करना है, वो काम चलता रहेगा। ट्रंप जी। के, हाँ। तो बट अब ट्रंप के आने से एनफोर्समेंट और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। पहले अगर 100 लोग पकड़े जाते थे, अब 200 लोग पकड़े जा रहे हैं। तो बात वहीं पे आ गई है कि आप उसी चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जिसमें आपका खुद का दायरा है। बाकी देशों के कानून को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। तो उसको, मुझे लगता है कि आप अपने देश के कानून को और अपनी देश की व्यवस्था को सही करें, और आप इसको इंश्योर करें कि कम से कम लोग निकल पाए यहां से ऐसे कामों के लिए। तो जब आप अपनी एनफोर्समेंट को मजबूत करेंगे, तो आपको बाकी देशों के साथ कोई एग्रीमेंट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए,
इसमें आप एमओयूज भी कर सकते हैं, एग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं बाकी देशों के साथ, के इस तरीका के लोग जब आते हैं तो आपको ये उनको आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली इंडिया में उसको वापस भेजना चाहिए। अब जैसे एक्वाडोर में कोई गया तो एक्वाडोर के साथ हम एक 1-to-1 बायलैटरल हम एक समझौता कर सकते हैं कि हमारे कोई अगर ऐसे नागरिक आते हैं और ऐसे अगर उनको सस्पेशन आपको लगता है तो उसको इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया जाए। तो ऐसा कुछ हो इस तरीके सभी की भी देशों के मेजर साथ हो। आप जी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसको मेरा ये मानना है कि ज्यादा पुख्ता होगा अगर आप अपने खुद के कानून, अपने खुद की एनफोर्समेंट को ज्यादा ज्यादा सख्त कर पाए, बिकॉज आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर सकते। आपके बाकी कंट्रीज में इन्फ्लुएंस भी नहीं है, पर आप अपने कानून तो सही कर सकते हैं, मुझे ये लगता है। ये सही कह रहे हैं आप। कमर साहब, आखिरी सवाल, 1 मिनट है मेरे पास। क्या नौजवानों को एजुकेट करने के लिए, उनके सरपरस्तों को एजुकेट करने के लिए इसके अंजाम कितने बुरे होंगे? इसमें क्या मजहबी समाजी तंजीमें कोई रोल अदा कर सकती हैं? क्योंकि सिर्फ सरकार का नहीं, समाज के लोगों का भी काम है। नहीं, उनसे ज्यादा उसमें सरकारी एजेंसी अगर कोई ओवरसीज, आप मान लीजिए कुछ ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए हरियाणा में, पंजाब में, ऐसी स्टेट्स में जहां से तादाद ज्यादा है ऐसी इलीगल रूट्स में लेने की नौजवानों की, तो अगर ऐसा कुछ हो तो ही हैज टू शो द पर्पस ऑफ ट्रैवल, whether he is going as a student, whether he is going he has been employed in some country, which is the country। जैसे इन्होंने भी कहा को पैनलिस्ट ने कि वहाँ कुछ कंट्रीज अब आइडेंटिफाइड हैं जहाँ ये रूट लेते हैं और वहां से फिर मैक्सिको आके फिर अमेरिका में अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये रूट तो अब आइडेंटिफाइड है। अगर इस कंट्री में कोई जा रहा है, उसे पूछा जाए तुझे कौन ले रहा है, वेदर यू हैव एन एम्प्लॉयमेंट वीजा, क्या है आपके पास, स्टूडेंट वीजा है, किस तरह से जा रहे हो, अगर ऐसी पूछताछ हो और पहले ही सिक्योरिटाइजेशन हो जाए, परहैप्स सच ट्रैवल वुड बी डिस्करेज्ड। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने बहुत सी अच्छी सजेशंस दी। उम्मीद करते हैं कि नौजवान इस तरह की राह से न भटकें और इस तरह के अंजाम तक न पहुंचें। बहरहाल ये मामला न सिर्फ उन गिरफ्तार नौजवानों का है, बल्कि एक बड़े समाजी, इक़्तिसादी और कानूनी चैलेंज की अक्कासी भी करता है। तो रियासती इंतज़ामिया और मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारे और ख़ानदानों को मिलकर काम करना होगा ताकि ऐसे नेटवर्क्स को रोका जाए, नौजवानों में शऊर पैदा किया जाए और उनको कानून और महफूज तरीक़ों से बैरून मुल्क जाना मुमकिन बनाया जाए। बियॉन्ड बॉर्डर्स में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।